Hello, I am iReceive. Welcome to my channel. Today we're gonna study MEG01 British Pottery Unit 5, the general prologue to the Canterbury Tales. This is the fifth unit of the British Pottery, and general prologue to the Canterbury Tale is a poem written by Chaucer, and this is the famous poem of the Chaucer. Before this, we proceed ahead. I have a request for you. If you have not yet subscribed my channel, please subscribe my channel. Press the bell icon to get the instant notification of MEG01 British Pottery. If you have any queries, you can WhatsApp me, but you can also give your queries on the comment box. And your comment would be highly valued. Let's start. General prologue of the Canterbury Tales. At the Tower Inn, Tavern, and Swanwick near London, the narrator joins a company of 29 pilgrims. The pilgrims, like the narrator, are traveling to the shrine of the mighty St. Thomas Becket in Canterbury. The narrator gives a descriptive account of 27 of these pilgrims, including a knight, squire, yeoman, prioress, monk, prior, merchant, clerk, man of law, franklin, haberdasher, carpenter, weaver, dyer, tapestry weaver, cook, shipman, physician, wife of bar, person, ploughman, miller, mansell, rave, summoner, partner, and house. He doesn't describe the second nun or the nun priestess, although both characters appear later in the book. The host, whose name we find out in the prologue to the Cook's Tale, is Harry Bailey, suggests that the group ride together and entertain one another with stories. He decides that each pilgrim will tell two stories on the way to Canterbury and two stories on the way back. Whomever he judges to be the best storyteller will receive a meal at Bailey's tavern, courtesy of the other pilgrims. The pilgrims draw lots and determine that the knight will tell the first tale. Let's have a commentary. जनरल प्रोलॉग. प्रोलॉग का क्या मतलब होता है? प्रोलॉग का मतलब होता है इंट्रोडक्शन. कैंटरबरी टेल्स क्या? इसके पीछे का जो फलसफा है, जो फिलॉसफी है, वो ये है कि कैंटरबरी एक जगह है. बहुत सारे लोग जो है कैंटरबरी जा रहे होते हैं. तो यहाँ पे एक आदमी है जो इनको बोलता है कि आप कहानियां बताना, जाते हुए भी आते हुए भी, ताकि मजा आ जाए. तो इसीलिए इसका नाम जो है कैंटरबरी टेल्स पड़ा. चासर की लिखी हुई ये पोम बहुत ही मशहूर है. तो यहाँ पे डिस्क्रिप्शन में कहा गया है पोम के स्टार्टिंग में कि ये सारा मामला जो हो रहा है वो टॉबर्ट इन में हो रहा है. वहां एक शराब खाना है सोथवैक में, और सोथवैक जो है लंदन के बिल्कुल नजदीक है. जो नैरेटर मींस चासर, जॉफरी चासर, वो इस कंपनी को ज्वाइन करता है जिसमें 29 हाजी है, यानी 29 हाजी है. तो वो भी चासर की तरह शहीद सेंट थॉमस ब्रैकेट की श्राइन पे जा रहे होते हैं, और जो ये कैंटरबरी में मौजूद है. अब नैरेटर हमें डिस्क्रिप्टिव अकाउंट देता है. अब यहां पे डिस्क्रिप्टिव अकाउंट का क्या मतलब है कि वो हमें आइडिया देता है, डिटेल देता है, एक तफसीली डिटेल देता है 27 उन पिलग्रिम्स की जो उसके साथ थे, जिनमें नाइट था, स्क्वायर था, योमैन था, प्रायरस थी, और उसके अलावा मूक था,
प्रायर की बात मर्चेंट था, क्लॉक था, मैन ऑफ लॉ था, फ्रैंकलिन था, हाइबरडेशर था, कारपेंटर था, वेवर था, डायर था, टेपेस्ट्री वेवर था, कुक था, शिपमैन था, फिजिशियन था, वाइफ ऑफ बाथ थी जो बाथ से आई हुई थी, पर्सन था, प्लोजमैन था, मिलर था, मैंसपल था, रेव था, समूनर था, पार्टनर था और उनके साथ में होस्ट। तो उसने चासर ने ये अपनी इस बुक में नहीं बताया हुआ है, स्टार्टिंग के डिस्क्रिप्शन में, यानी बुक के डिस्क्रिप्शन में मुझे ऐसा कहना चाहिए था कि स्टार्टिंग यानी बुक की डिस्क्रिप्शन में यहाँ पे उसने ये नहीं बताया कि नॉन प्रीस्ट और नॉन सेकंड प्रीस्ट वो भी वहां पे मौजूद थी, लेकिन वो बुक में मौजूद होते हैं ये कैरेक्टर्स, हमें बाद में ये पढ़ने को बुक में मिलते हैं। होस्ट का नाम हम कुक की प्रोलॉग से जो है वो जज करते हैं, क्योंकि कुक के प्रोलॉग से ही हमें पता चलता है, हमें मालूम होता है कि जो होस्ट था उसका नाम जो है हैरी बैली था। और हैरी बैली एक आइडिया इनको देता है कि हम इकट्ठे जाएंगे यहाँ से और हम एक यानी कि जो है वो स्टोरियों का मजा लेंगे, इंटरटेन करेंगे एक दूसरे की स्टोरियों का। और वो डिसाइड करता है कि हर एक हाजी जाते हुए 2 स्टोरियां बयान करेगा और आते हुए भी 2 स्टोरियां बयान करेगा। यानी उसके बाद हैरी बैली ये बोलता है कि अगर मुझे किसी बंदे की स्टोरी अच्छी लगी तो मैं उसको बैली टैवर्न में जो है अच्छा खाना दूंगा और वो भी अच्छा खाना दूसरे पेलग्राम्स की तरह उसको एंजॉय कर सकता है। तो पेलग्राम ने जो भी वहां पे हाजी लोग थे उन्होंने इसकी तरफ काफी ज्यादा दिलचस्पी दिखाई और उन्होंने ये जाहिर किया, ये मुकर्रर किया, ऐसा कहना चाहिए था, ये मुकर्रर किया कि नाइट जो है पहली कहानी शुरू करेगा। सो नाइट की कहानी यहाँ पे शुरू होती है। The Knight's Tale. This is the first tale of Canterbury. Here, the king of Athens, Theseus, Duke of Athens, presents Arcite and Palamon, 2 knights from the Thebes and other city in ancient Greece. From their prisons, the knight sees and fall in love with the Theseus' sister-in-law Emily. Through the intervention of a friend, Arcite is freed, but he is banished from the Athens. He returns in disguise and becomes a page in Emily's chamber. Palamon escapes from the prison, and the 2 meet and fights over Emily. Theseus apprehends them and arranges a tournament between the 2 knights and their allies, with Emily as the prize. Arcite wins, but he is accidentally thrown from his horse and dies. Palamon then marries Emily. नाइट की बात करें तो यहाँ पे जो थीसिस है, जो एथेन का बादशाह होता है, किंग होता है, वो आसाइड और पैलामोन को जेल में डालता है। क्यों डालता है, इसके पीछे की कहानी है, क्योंकि वो आ रहे होते हैं तो वहां पे एक डिक्टेटरशिप चलाने वाला बंदा होता है जो लोगों पे जुल्म कर रहा होता है। तो ये जो ड्यूक ऑफ एथेन है ये उसको मार लेता है। तो आखिरकार 2 बंदों को ये वहां से जिंदा लेकर आता है, जिसका नाम आर्साइड और पैलामोन होते हैं। ये दोनों आपस में कजन होते हैं और ये क्या करते हैं कि इनको जेल में डालता है। तो इन्होंने कसम खाई हुई होती है कि वो कभी भी किसी औरत के प्यार में गिरफ्तार नहीं होंगे। लेकिन एक दिन जब वो अपने उस जेल में होते हैं तो जेल की एक खिड़की होती है, वहां से देख रहे होते हैं तो वहां पे उनको बाग में एक लड़की नजर आती है जिसका नाम एमिली होता है और वो साली होती है थीसिस की। तो ये दोनों उसके प्यार में गिरफ्तार हो जाते हैं। आर्साइट आजाद हो जाता है अपने दोस्त की मदद की वजह से और उसको फिर बेदखल किया जाता है एथेंस से, लेकिन वो वापस आ जाता है और फिर एमिली के चैम्बर का पेज बन जाता है या एमिली के चैम्बर का एक नौकर बन जाता है, या आप कह सकते हैं कि एक पन्ना बन सकता।
सॉरी, एक पन्ना बनता है, तो या एक लूंडा भी आप कह सकते हैं, वो बनता है आर्साइड के चैम्बर का, सॉरी एमली के चैम्बर का। एमली जो है वो साली होती है किसकी? थीसियस की। लेकिन आखिरकार जो है पैलामोन भी प्रिजन से भाग जाता है या बच जाता है, और दोनों जो है जब आपस में मिलते हैं तो वो एक दूसरे से लड़ना झगड़ना शुरू कर देते हैं इमली पर। थीसिस जो है जब इनको देखता है तो वो इनको समझाता है या इनको डराता है और इनको कुछ वक़्त देता है, और उस वक़्त में इनको बोलता है कि आप अपनी फौज तैयार करो, और अ, वो उनके लिए एक टूर्नामेंट जो है वो तरतीब देता है। टूर्नामेंट का मतलब होता है एक दंगल या एक लड़ाई, और कहता है कि जो भी इन इस लड़ाई में कामयाब हो जाएगा वो एमली के साथ शादी करेगा, या एमली उसको रिवार्ड में मिल जाएगी या प्राइज में मिल जाएगी। तो वो अपने एलाइज के साथ, एलाइज का मतलब होता है अपने साथियों के साथ लड़ना झगड़ना जो है वो शुरू कर देते हैं, लेकिन आसाइड जो है वो उसको जीत जाता है। लेकिन अचानक वो उसका हादसा हो जाता है, वो घोड़े से नीचे गिर जाता है और मर जाता है, और पैलामॉन जो है मरते मरते वो ये कहता है कि पैलामॉन से बेहतर इमली जो है इमली के लिए कोई दूसरा बंदा नहीं हो सकता है। दूसरी साइड में इमली भी अपने खुदा से, यानी आप कह सकते हैं कि द गॉड ऑफ लव से जो है रिक्वेस्ट करती है, प्रे करती है कि मुझे वो वाला लवर मिल जाए जो मेरे साथ बहुत ज्यादा प्यार करता हो। तो इस तरह से एमली जो है वो पैलामोन के साथ शादी कर लेती है, और पैलामोन जो है एमली के साथ शादी कर देता है। तो इस तरह से द फर्स्ट स्टोरी ऑफ द कैंटरबरी टेल्स कम्स टू एन एंड। नो, लेट्स start second story. The Miller's prologue and tale. The host asked the monks to tell the next tale, but the drunken Miller interrupts and insists that his tale should be the next. He tells the story of an impoverished student named Nicholas who persuades his landlord's sexy young wife, Alison, to spend the night with him, and he convinces his landlord, a carpenter named John, that the second flood is coming, and tricks him into spending the night in a tub hanging from the ceiling of his barn. Absolem, a young parish clerk who is also in love with Alison, appears outside the window of the room where Nicholas and Alison lies together. When Absalom begs Alison for a kiss, she sticks her rear end out of the window in the dark and lets him kiss it. Absalom runs and gets a red hot poker, returns to the window, and asks for another kiss. When Nicholas sticks his bottom out the window and parts, Absalom brands him on the buttock. Nicholas cries for water and makes the carpenter think that the flood has come, so the carpenter cuts the rope connecting his dog to the ceiling, falls down, and breaks his arm. The story comes to an end. अगर हम मिलर के प्रोलॉग की बात करें और उसके टेल की बात करें, तो यहाँ पे होस्ट अब मॉन्क से बोलता है कि आप दूसरी कहानी बोलो, लेकिन मिलर ने शराब पी हुई होती है तो उसको कोई पता नहीं चलता है वो क्या कर रहा होता है। तो वो यहाँ पे इनको रोकता है और मजम्मत करता है, इंसिस्ट करता है, यानी इसरार करता है कि मैं ही दूसरी कहानी बताऊंगा। वो कहानी बोलता है एक गरीब तालिब इल्म की, जिसका नाम निकोलस होता है, जो पर्सवेड करता है लैंडलॉर्ड की सेक्सी यंग वाइफ को। काफी खूबसूरत होती है, ब्यूटीफुल होती है, उसकी चार्मिंग जो है काफी खतरनाक होती है। निकोलस उसकी चार्मिंग की तरफ अट्रैक्ट हो जाता है और उसको पर्सवेड करता है। जब उसको पर्सवेड करता है, इन्हें रागिब करता अपनी तरफ खींचता है, तो एलिजन को कि वो जो है एक रात उसके साथ गुजारे,
मीन्स ही वांना डू द सेक्स विद एलिसन। तो एलिसन मान जाती है, तो वो लैंडलॉर्ड को भी कन्विंस करता है कि वो एक कारपेंटर होता है, उसका नाम जॉन होता है, उसको कन्विंस करता है, उसको बोलता है, उसको यकीन दिलाता है कि दूसरा जो है फ्लड आने वाला है, क्योंकि पहला फ्लड जो नूह के ज़माने में आया था और उसकी किश्ती जो है वो सिर्फ बच पाई थी, बाकी सारे लोग मर गए थे। तो इसी तरह से इसको बोलता है कि दूसरा फ्लड आने वाला है। तो उस पे वो मतलब एक किस्म की वो जो है ट्रिक खेलता है, ताकि उनको रात में कोई डिस्टर्ब ना करे और उसको यानी कि जॉन को पता ना चल जाए। तो वो उसको बोलता है कि आप सेलिंग के साथ अपने टब को जो है वो बांध कर रखो, और वो वही करता है। और वो कमरे में यानी यहाँ पे अपने कमरे में सीलिंग के साथ जो है वो रस्सों के साथ जो है अपने टब को बांध कर रखता है एब्सॉलम, और वो जो है वही करते हैं। आखिरकार वो वहां से जाकर एक कमरे में चले जाते हैं। वहां पे वो जो है मतलब वो सेक्स कर रहे होते हैं, तो उनके साथ में एक और बंदा आ जाता है जो उनकी खिड़की के बाहर आ जाता है, जिसका नाम जो है अब्सोलन होता है। वो एक यंग पैरिश क्लर्क होता है, वो भी उसके प्यार में गिरफ्तार होता है, मतलब उससे काफी ज्यादा प्यार कर रहा होता है एलोजन के साथ। वो जब बाहर आता है तो जहाँ पे नेकोलस और एलिसन जो है वो मतलब सोए हुए होते हैं इकट्ठे, उस कमरे के बाहर वाली खिड़की पे आ जाता है। तो वहां पे क्या होता है कि वो यानी कि एब्सोलन जो है वो जब एलिसन से मतलब एक किस मांगता है, तो एलिसन जो है अपना पिछवाड़ा यानी कि पीछे वाला साइड जो है बाहर निकलती है विंडो से, क्योंकि अंधेरा होता है, और बोलती है कि किस करो इस पे। और एब्सोलन को इस पर काफी ज्यादा गुस्सा आता है, और थोड़ा सा वो मतलब जेलसी फील करता है कि ये काफी ज्यादा अटैच्ड है नेकोलन के साथ। तो वो क्या करता है, उसके साथ जो है काफी ज्यादा वो अटैच्ड है, उसको गुस्सा आ जाता है और वो आ, चला जाता है वहां से बड़े गुस्से में तैश में। और वो वहां से जब चला जाता है तो एक जगह पे जब पहुंचता है तो उसको राड मिलता है, और जो काफी गर्म होता है, लोहे का राड काफी ज्यादा गर्म होता है। और वो राड लेके वापस आ जाता है विंडो पे, और फिर जो है दूसरे किस के लिए बोलता है इस एलिजन से। तो इस वक्त अपना पिछवाड़ा जो है नेकोलस जो है वो बाहर निकलता है विंडो से, और वहां पे फाट करता, फाट मीन्स फुसी डालता है जिसकी आवाज उसको आ जाती है। तो एब्सलन क्या करता है, वो ब्रांड करता है, मतलब वो जो मतलब उसने लोहा लाया हुआ होता, ब्रांड का मीन्स यहाँ पे ये है कि वो उस पे चिपकाता है। क्या करता है, वो उस पे चिपकाता है, वो उस पे जो है मतलब उस जलती हुई लकड़ी को उस पे चिपकाता है। और वो जब उस पे चिपकाता है तो फिर ये होता है कि मतलब उसको जब अंदर वो चला जाता है तो नेकोलस जो है वाटर वाटर के लिए जो है वो चिल्लाता है, और कारपेंटर को आवाज आ जाती है कानों में, और वो ये सोच रहा होता है कि अब जो है फ्लड आ चुका है। और वो अपनी रस्सियों को मतलब वो जो है तोड़ता है, और वो नीचे गिर जाता है। उसकी रस्सियां जब कट हो जाती है जो टब जो सीलिंग के साथ टब से जुड़ी हुई होती हैं, और वो नीचे गिर जाता है, और उसका जो है मतलब बाजू टूट जाता है। सो दिस वाज द सेकंड स्टोरी। The third story, the Rave's prologue and tale. Because he also does carpentry, the Rave takes offense at the miller's tale of a stupid carpenter, and counters with his own tale of a dishonest miller. The Rave tells the story of two students, John and Aline, who go to the mill to watch the miller grind their corn so that he wouldn't have a chance to steal any. But the miller unties their horse, and while they chase it, he steals some of the flour he has just grind for them. By the time the students catch the horse, it is dark, so they spend the night in the miller's house. That night, Aline seduces the miller's daughter, and John seduces his wife.
When the Miller wakes up and find out what has happened. He tries to bathe the students, his wife thinking that her husband is actually one of the students. Hits the mirror over the head with stuff. The students take back their stolen goods and leave. तो यहाँ पे रेव की स्टोरी स्टार्ट हो जाती है क्योंकि मिरर ने जो स्टोरी बयान की वो इसके खिलाफ थी क्योंकि ये कारपेंटरी करता था इसलिए इसको अच्छा नहीं लगा तो इसने इसका बदला चुकाने के लिए कहानी स्टार्ट की और कहानी जो है स्टार्ट की मिलर की। रेव यहाँ पे कहानी बोलता है कि दो स्टूडेंट हैं जिस एक का नाम है जॉन और एक का नाम है एलीन जो मिल पे जाते हैं और अपने कॉर्न को ग्राइंड करने के लिए और वो देखते हैं कि इसको कोई चोरे ना और जो मिलर है उसको भी कोई चांस नहीं मिलता है कॉर्न चोरने का यानी उनका अनाज चोरने का। लेकिन मिलर जो है काफी अपने आप को चालाक समझता है और उनके घोड़ों को खोल देता है। जब वो घोड़ों के पीछे जा रहे होते हैं तो वो कुछ आटा जो है वो चोरता है जो उसने अभी अभी पीसा हुआ होता है उनके लिए। लेकिन जब वक्त गुजरता है स्टूडेंट अपने घोड़ों को पकड़ते हैं तो काफी अंधेरा हुआ होता है और अब घर जाने के लिए उनके पास जो है कोई रोशनी का भी अरेंजमेंट नहीं होता है और वो उससे जगह मांगते हैं उस रात रहने के लिए। तो जगह उनको आखिरकार मिल जाती है। तो उस रात वो क्या करते हैं, एलीन जो है वो मिलर की डॉटर को अपनी तरफ राग़िब करता है, जॉन उसकी बीवी को अपनी तरफ राग़िब करता है और उनके साथ जो है दोनों वो सेक्स कर लेते हैं। लेकिन जब मिलर को ये पता चल जाता है तो वो जाग जाता है और उसको मालूम होता है कि ये सारा कुछ जॉन और एलीन ने किया, तो वो उनको मारने की कोशिश करता है। लेकिन उसकी बीवी को ये पता होती है कि उसके साथ उसी का खामन सोया हुआ होता है और वो उस स्टूडेंट को जो उसके साथ सोया हुआ होता है अपना खामन समझती है और गलती से अपने खामन को मारती है स्टॉफ से। तो अपने खामन को जब वो मार रही होती है तो उसका खामन जो है वो गिर जाता है नीचे और स्टूडेंट जो है अपना चोरा हुआ आटा वापस लेते हैं और वहां से चले जाते हैं। So the story comes to an end and we have the next story, Cook's prologue and tale. The Cooks particularly enjoys the Rave's tale and offers to tell another funny tale. The tale concerns an apprentice named Pokin who drinks and dances so much that he is called Pokin Reveler. Finally, Pokin's master decides that he would rather his apprentice leave to revel than stay home and corrupt the other servant. Pokin arranged to stay with a friend who loves drinking and gambling and who has a wife who is a prostitute. The tales break off unfinished after 58 lines. यहाँ पे कुक की अगर हम टेल करें मतलब को देखें तो कुक की टेल जो है एक रेव टेल है। मतलब सॉरी वो क्या करता है, कुक जो है पार्टिकुलरली रेव की टेल को काफी हद तक एंजॉय करता है और वो भी बोलता है कि मैं भी कहानी सुनाऊंगा और वो एक फनी कहानी सुनाता है और वो कहानी एक स्टूडेंट के रेलेवेंट होती है। अप्रेंटिस का मतलब वो स्टूडेंट और अप्रेंटिस को हम ये कह सकते हैं कि एक पैरवी करने वाला, राइट, या इसको हम कह सकते हैं शागिर्द। तो उसकी कहानी बोलता है जो काफी ज्यादा शराब पीता था, डांस करता था और जिसको जो है वो पॉकिन
रिविलर बोलते थे। जो होल क्रक्स इसका है वो ये है कि पॉकिन रिविलर जो है अप्रेंटिस होता है और वो उसका जो मास्टर है वो डिसाइड करता है कि वो अपने अप्रेंटिस को मतलब मजा लेने के लिए छोड़ दे, वो रिवेल करे, वो मतलब मजा ले और उसको वो घर से बाहर निकालता है क्योंकि वो वहां पे क्या कर रहा होता है, मास्टर को भी तंग तो कर रहा होता है लेकिन उसके जो दूसरे सर्वेंट हैं उनको भी वो तंग कर रहा होता है। पाकिन चला जाता है अपने दोस्त के साथ, तो वो दोस्त जो भी ड्रिंकिंग और गैम्बलिंग से काफी ज्यादा प्यार करता है और उसकी एक बीवी होती है जो प्रोस्टिट्यूट होती है। तो प्रोस्टिट्यूट का क्या मतलब होता है, वो भी एक रंडी टाइप होती है, शौकियाना औरत हो जिसके अच्छे ताल्लुकात नहीं होते हैं। लेकिन ये टेल जो है पूरी नहीं चल सकती है, ये अनफिनिश्ड रहती है जब ये 58 लाइन्स कंप्लीट करता है। नेक्स्ट, दिस इज द फिफ्थ tale, The Man of Law, Introduction, Prologue, Tale, and Epilogue. The host reminds his fellow pilgrims to waste no time because lost time can't be regained. He asks the Man of Law to tell the next tale. The Man of Law agrees, and in the prologue to his tale, the Man of Law laments the miseries of poverty. He then remarks how fortunate merchants are and says that his tale is one told to him by a merchant. तो यहाँ पे हाउस्ट इनको याद दहानी करवाता है कि गुजरा हुआ वक्त दोबारा हाथ नहीं लगता है। वो मैन ऑफ लॉ को बोलता है कि वो दूसरी कहानी बोले। मैन ऑफ लॉ जो है रजामंद हो जाता है। वो अपने प्रोलॉग में या अपनी इंट्रोडक्शन ऑफ हिज टेल में क्या बोलता है कि मैन ऑफ लॉ जो है वो गुर्बत के गम को काफी ज्यादा उस पर अफसोस करता है, मोहतम करता है। वो फिर ये बोलता है, ये इशारा करता है कि कितने किस्मत वाले मर्चेंट होते हैं और कहता है कि उसकी कहानी जो है वो एक मर्चेंट ने उसको बताई हुई है। अब यहाँ पे क्या कहता है इन हिज टेल, The Muslim Sultan of Syria converts his entire sultanate, including himself, to Christianity in order to persuade the emperor of Rome to give his daughter Constance in marriage. The Sultan's mother, her attendants, remain strictly faithful to Islam. The mother tells her son she wishes to hold a banquet for him and all the Christians. At the banquet, she must kiss her son and all the Christians except for Constance, whom she sets adrift in a rudderless ship. After years of plowing, Constance ran ashore in Northumberland, where a constable and his wife, Hemangil, offer her shelter. She converts them to Christianity. तो अपनी टेल में बोलता है कि सीरिया का सुल्तान जो मुसलमान था वो अपनी पूरी सल्तनत को अपने आप के समेत क्रिश्चियनिटी में अपने मजहब को तब्दील करता है कि वो रोम के बादशाह को अपनी बेटी का हाथ दे सके
या अपनी बेटी की शादी करवा सके और उसकी बेटी का नाम कस्टेंस हो। सुल्तान की जो माँ है और उसके जो अटेंडेंट है, उसके खादिम, वो इस्लाम में ही रहते हैं और वो राज के साथ इस्लाम को नहीं छोड़ते हैं। उनकी माँ अपने यानी जो सुल्तान की माँ है वो अपने बेटे को बोलती है कि उसकी ख्वाहिश है कि वो एक दावत का एहतमाम करे उसके लिए और तमाम क्रिश्चियन के लिए, यानी तमाम ईसाइयों के लिए। तो दावत में वो क्या करती है, वो अपने बेटे को कत्ल कर देती है और तमाम क्रिश्चियन को भी कत्ल कर देती है जो उस दावत में आए हुए होते हैं। सिर्फ क्रिश्चियंस को नहीं करती। उसके लिए वो एक टूटी फटी जो है वो किश्ती में उसको डाल देती है और 1 साल तैरने के बाद कस्टेंस नॉर्थैम्बर के साहिल पर पहुंच जाती है, जहां पे उसको कांस्टेबल और उसकी बीवी, जिसका नाम हर्मेगिल्ड होता है, वो उसको पनाहगाह देते हैं, शेल्टर देते हैं और वो उनको भी क्रिश्चियनिटी में कन्वर्ट करती है या उनको भी जो है क्रिश्चियन बनाती है। One night, Saturn make a young knight sneak into the Hermenegild's chamber and murder Hermegild. He places the bloody knife next to the Constance, who sleeps in the same chamber when the constable returns home, accompanied by Allah. The king of Northumberland, he finds his landwife. He tells Allah the story of how Constance was born, and Allah begins to bury the girls. He decides to look more deeply into the matter. Just as the knight who murdered Hermegild is swearing that Constance is the true murderer, and he is struck down and his eyes burst out of his face, proving his guilt to Allah and the crowd. The knight is executed, and Allah and many others convert to Christianity, and Constance and Allah marry. So एक रात को क्या होता है कि सैटर्न जो शैतान होता है वो एक यंग नाइट होता है और वो चोरी से हर्मेगिल्ड के चैम्बर में देखता है और फिर आखिरकार मर्डर कर देता है या कत्ल कर देता है हर्मेगिल्ड को। और जिस चाकू से वो उसको कत्ल कर देता है, वही चाकू जिसके साथ खून लगा हुआ होता है वो कस्टन के पास में रख देता है, जो उसी चैम्बर में सोई हुई होती है या उसी कमरे में सोई हुई होती है। जब कांस्टेबल वापस घर आता है और उसके साथ एक और आदमी होता है जिसका नाम अला होता है, और जो किंग ऑफ नॉर्थम्बरलैंड होता है, यानी अला जो है वो किंग होता है नॉर्थम्बरलैंड का, तो उसको वहां पे अपनी बीवी मिल जाती है जो कत्ल की हुई होती है। वो आला को स्टोरी बोलता है कि कैसे कस्टेंस जो है उसको मिली थी। आला उस पे तरस खाना शुरू कर देता है या उस लड़की पे तरस खाना शुरू कर देता है। वो इस मसले को अच्छी तरह से देखने का फैसला करता है कि ये कत्ल किसने की है, और आखिरकार जब वो तहकीकात करता है, नाइट को डराता है जिसने उसको मर्डर किया हुआ होता है, लेकिन वो ये बोलता है कि हर्मेगिल्ड का जो है वो मर्डर कस्टेन नहीं किया है, क्योंकि वो कसम खाता है और वही इसकी असल कातिल है। लेकिन उसको जब नीचे जो है वो डाला जाता है और उसकी आंखें जो है बाहर आ जाती है उसके चेहरे से, और वो ये सबूत देती है उसके कसूर का कि उसने ही हर्मेगिल्ड को कत्ल किया हुआ होता है। आला उससे काफी ज्यादा पुरसुकून हो जाता है और क्रोड भी, यानी कि जो वहां पे हुजूम होता है, लोग होते हैं, वो भी इससे ये अखज कर लेते हैं कि आला बादशाह और जो क्राउड के
इसको मारने वाला जो है वो नाइट ही है जो असल। आखिरकार आला जो है नाइट को एग्जीक्यूट करता है और बहुत सारे लोग वहां पे क्रिश्चियनिटी में कन्वर्ट हो जाते हैं। कस्टन और आला जो है आपस में शादी कर लेते हैं। यहां से नेक्स्ट वही है, व्हेन आला इज अवे इन स्कॉटलैंड, Constance gives birth to a boy named Mauritius. Ala's mother, Donegal, intercepts a letter from the Constance to Ala and substitutes a counterfeit one that claims the child is disfigured and bewitched. She then intercepts Allah's reply, which claims that the child should be kept and locked no matter how malformed. Donegal substitutes letter saying that Constance and her son are banished and should be sent away on the same ship on which the Constance arrived with. Allah returns home, finds out what has happened and kills the Donegal. जब आला स्कॉटलैंड में होता है, कॉस्टेंस एक बच्चे को जन्म देते हैं और उसका नाम जो है मॉरिशियस रखती है। उसकी जो माँ है वो क्या करती है, वो खत को जो है काटती है, क्योंकि इसने खत लिखा हुआ होता है कॉस्टेंस ने अपने खाउन को, जिसका नाम आला होता है, जो बादशाह होता है, लेकिन वो इस खत को काटती है और वहां पे एक दूसरा खत रख लेती है, यानी कि बनावटी दूसरा खत जो उसने मतलब खुद से लिखा हुआ होता है वो वहां पे रख लेती है और उसमें लिखती है कि बच्चा जो है वो डिसफिगर्ड हुआ है, मीन्स बदसूरत हुआ है और उस पे जो है वो जादू किया हुआ है। और फिर जो है जब वहां से खत आता है इस आला का, तो वो उसको जो है मतलब चेंज कर लेती है और उस पे ये लिखती है कि बच्चे को जो है वो रखा जाएगा और उसको जो है मतलब उससे प्यार नहीं किया जाएगा। अब ये क्या करती है, दोनों खतों को चेंज करती है। एक खत जो बीवी यानी कि जो कस्टेंस यहाँ से अपने खाउंद को भेजती है, उस पे लिखती है कि खूबसूरत सा बच्चा पैदा हुआ है, लेकिन इसकी माँ आला की माँ जिसका नाम डॉनिगिल्ड होता है, ये इस भेजे हुए खत को चेंज करती है और वहां पे अपना खत रख देती है। जब वहां से खत आता है तो उसको भी वो चेंज करती है, वहां पे अपना खत रख देती है। और जब वहां पे खत रखती है और उस खत में ये लिखा हुआ होता है कि कस्टेंस और उसका जो बच्चा है उसको जलावतन किया जाएगा और उसको उसी जो है वो जहाज पे डाला जाएगा जिस पे वो वहां पहुंची थी। तो आला जो है वो जब घर पहुंच जाता है, उसको मालूम होता है कि क्या हुआ, तो वो डॉनिगिल्ड को मार देता है जो उसकी माँ होती है। नेक्स्ट, after many adventures at sea, including an attempted rape, Constance ends up back in Rome, where she reunites with Allah, who has made a pilgrimage there to atone for killing his mother, and she also reunites with her father, the emperor. Allah and Constance returns to England, but Allah dies after a year, so Constance returns once more to Rome. Mauritius becomes the next Roman emperor. Following the means of lost tale, the host asks the persons to tell the next tale, but the person reproaches him for swearing and they fall to bickering. बहुत सारे खतरों के बाद जो समंदर में उसको फेस करने पड़े, हालांकि उस पे समंदर में एक अटेम्प्टेड रैप भी हुआ, तो कस्टेंस आखिरकार रोम में वापस पहुंच जाती है, जहां पे वो दोबारा आला से मिल जाती है, जिसने एक हज किया हुआ होता है कफारे के लिए। अटाउन का मतलब होता है कफारे के लिए, क्योंकि अपनी माँ उसने मारी हुई होती है, तो उसका कफारा देने के लिए उसने जो है एक हज किया हुआ होता है या तरतीब दिया हुआ होता है।
किया हुआ होता है रादर। तो वो दोबारा से अपने फादर के साथ भी वहां पे मिल आला और कस्टम्स दोबारा इंग्लैंड की तरफ वापस जाते हुए दिखाई देते हैं, लेकिन आला जो है 1 साल के बाद मर जाता है। कस्टम्स वापस फिर रोम में आ जाती है एक बार फिर, और मॉरिशस रोम का जो है दूसरा बादशाह बन जाता है। इस कहानी को सुनते हुए मैन ऑफ लास्ट टेल की कहानी जो उसने सुनाई, होस्ट अब पर्सन को बोलता है कि वो दूसरी कहानी बोले, लेकिन पर्सन उसको गालियां देता है और ये कसम खाता है और फिर वो उसके साथ गाली गलौज करता है। द वाइफ ऑफ बाथ प्रोलॉग एंड टेल। तो यहाँ पे वाइफ ऑफ बाथ जो है वो शुरू हो जाती है कहानी बताने के लिए। The wife of Bath gives a lengthy account of her feelings about marriage. Quoting from the Bible, the wife argues against those who believe that it's wrong to marry more than once, and she explains how she dominated and controlled each of her husbands. She married her fifth husband, Jenkins, for love instead of money, and after the wife has rambled on for a while, the prior butts in to complain that she is taking too long, and the summoners retorts that the friars are like flies, always meddling. The prior promises to tell a tale about the summoners, and the summoners promises to tell a tale about a prize. The host cries for everyone to come down and allow the wife of Bath to commence her tale. तो वाइफ ऑफ बाथ का जो प्रोलॉग है काफी लंबा बोला उसने, उसमें अपना एक्सपीरियंस जो है वो बयान किया कि उसने शादियां कैसे की और किस तरीके से उसने शादियां की, और वो काफी ज्यादा लंबा बढ़ा। तो उसने बाइबल से कोट किया हुआ है, और शायद ये बाइबल चासर ने पता नहीं शायद बाइबल पढ़ी ही नहीं थी, इसलिए यहाँ से वो कोट किया हुआ है, या वो ऐसा भी कह सकते हैं हम कि वाइफ ऑफ बाथ का साथ देना चाहता था, क्योंकि बाइबल में ऐसा नहीं लिखा है कि औरतों के लिए बहुत सारे जो है खावन करना जरूरी है एट द सेम टाइम। ये तो मर्दों के लिए लिखा गया है, आप बाइबल खोल के देख सकते हैं। लेकिन यहाँ पे वो उसने बाइबल का इशारा दिया है, और इसमें ये भी कहा है कि जो भी सेक्सुअल पार्ट हैं औरत के, तो वो सेक्सुअल पार्ट नेचर ने इसलिए बनाए हैं कि ताकि वो उनका एंजॉय करें, यानी जो उसकी वजाइना है वगैरह वगैरह, तो वो इसीलिए बने हैं ताकि वो उसका लुत्फ उठा सके। उसने ये कहा हुआ है अपनी इस लेंथी प्रोलॉग में कि और उसने ये भी कहा है कि मुझे कोई भी उनसे जो है ये गिला शिकवा नहीं है कि जो नन्स लोग होते हैं, क्योंकि नन्स लोग जो है क्रिश्चियनिटी में शादी नहीं करते हैं। लेकिन वो ये बोलती है कि क्रिश्चियन कम्युनिटी यानी कि क्रिश्चियन में वो नन्स तो शादी नहीं करते, लेकिन वो ये बोलती है कि जो सेक्सुअल पार्ट हैं ये इसीलिए नेचर ने बेस्टोर्ड किए हैं टू एंजॉय। अगर हम इसको एंजॉय नहीं करेंगे तो ये हमारी प्रॉब्लम है। तो मुझे उनसे भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, वाइफ ऑफ बाथ बोलती है, कि जो इसको रोक कर रखते हैं, जो अपनी वर्जिनिटी को नहीं मतलब तोड़ना चाहते हैं, that is their matter, I leave all the matter on them, but according to me we have to enjoy that sexual part which we have been bestowed by great almighty or great nature। तो बाइबल से कोट करती है, और फिर हमें ये भी पता चल जाता है उसके 5 हस्बैंड्स होते हैं, और उसने 5th हस्बैंड जिसका नाम जेनकिन होता है उसके साथ जो है प्यार किया हुआ होता है, और वो पैसे के खातिर उसने शादी नहीं की हुई होती है, वो उसने प्यार के खातिर की हुई होती है। तो वो आगे पीछे हाँकती हुई होती है, स्टोरियां बयान कर रही होती है, अपना एक्सपीरियंस बयान कर रही होती है, क्योंकि ऑल द लव इज ऑन हिज फिंगर्स टिप। लेकिन यहाँ पे जो फ्रायर है उसको इसकी सारी जो प्रोलॉग इसने बयान की होती है उसमें कोई इंटरेस्ट नहीं लगता है, तो इसलिए वो कंप्लेन करता है और बोलता है ये अब काफी लंबा जा रही है। समोनर इसको जो है रिटॉर्ट करता है। रिटॉर्ट का मतलब होता है यहाँ पे कह डालता है, इसको बोलता है, इसको मोड़ता है, इसको पलटता है, इसको झुकाता है, और कहता है कि
जो फ्रायर होते हैं वो मक्खियों की तरह होते हैं और हमेशा जो है वो क्या करते रहते हैं, मुदाखलत करते रहते हैं, क्योंकि मक्खियां जो हैं जब वो उड़ती हैं और किसी आदमी पे बैठते हैं तो वो उनको, अगर कोई बाहर कोई सोया हुआ होता है तो मक्खियां उसको जो है वो सोने नहीं देती है, तो इसलिए वो मुदाखलत करती है। तो इसी तरह से यहाँ पे जो फ्रायर है वो भी इसी तरह से मुदाखलत करता है। तो फ्रायर यहाँ पे वादा करता है कि वो समूनर के बारे में कोई कहानी बयान करेगा और समूनर यहाँ पे वादा करता है कि वो फ्रायर के बारे में कोई कहानी बयान करेगा। तो होस्ट यहाँ पे आ जाता है और वो आवाज लगाता है कि हर एक को कि तुम खामोश हो जाओ और वाइफ ऑफ पाथ को इजाजत देता है कि वो अपनी कहानी बयान करे। In her tale, a young knight of King Arthur's court rapes Merlin to atone for his crime. Arthur's queen sends him on a request to discover what women want most. An ugly woman promises the knight that she will tell him the secret if he promises to do whatever she wants for saving his life. He agrees, and she tells him woman wants control of their husband and their own lives, and they go together to Arthur's queen, and the uh, old woman's answer turns out to be the correct, and the woman then tells the knight that he must marry her. When the knight confesses later that he is repulsed by her appearance, and she gives him a choice, and she can uh, either be ugly and faithful or beautiful and unfaithful. The knight tells her to make the choice herself, and she rewards him for giving her control of the marriage by rendering herself both beautiful and faithful. वो अपनी कहानी बयान करती है। अपनी कहानी में वो ये बोलती है कि आर्थर के कोर्ट में एक नाइट था, उसने एक लड़की का रैप किया और उस रैप का कुफारा देने के लिए या अपने जुर्म का कुफारा देने के लिए आर्थर की बीवी ने जो कवीन थी उसको इस तलाश पे भेज दिया कि वो ये जो है ढूंढ कर लाए कि एक औरत क्या चाहती है। यहाँ इसके पीछे भी बहुत बड़ी फिलॉसफी है, क्योंकि ये केस जो है यानी आर्थर किंग ने जो है कोर्ट में इसका अजाला करने के लिए तो लिया, लेकिन इसकी बीवी जो है इसको टोकती है और ये बोलती है कि वो औरतों की अफेयर में दखल न दे, इसलिए औरतों के मामले में जो भी क्यूरीज हैं वो आर्थर्स की क्वीन ही करे। तो इसलिए उसकी क्वीन जो है वो इस केस को सौंपती है और इस केस को सौंपने के बाद उसको जो है इसका कुफारा अदा करने के लिए वो इसको टाइम देती है कि 1 साल तक इसने जो है ये इस सवाल का जवाब देना है कि एक औरत को क्या चाहिए होता है। अब इसका काफी ज्यादा मुश्किल सवाल होता है, वो चला जाता है, बहुत सारे लोगों के पास से गुजरता है, सवाल पूछता है, कुछ मुख्तलिफ किस्म के जवाब इसको मिलते हैं। आखिरकार आप बिल्कुल टाइम आ गया होता है वापस कोर्ट जाने का। अगर वो सवाल का जवाब ना देता तो उसको जो है अपने क्राइम का वो जो है अटाउन करना पड़ेगा इन टर्म्स ऑफ डेथ, यानी कि उसको कत्ल किया जाएगा। तो उसको रास्ते में एक बदसूरत सी औरत मिलती है और वो उसको वादा करती है कि वो उसको वो बोलेगी जिस सवाल का जवाब वो ढूंढना चाहता है। लेकिन उसको क्या करना है कि उसने उसके साथ वादा करना है और वो जब औरत से पूछता है वो बिल्कुल एग्री हो जाता है, रजामंद होता है और औरत से पूछता है कि एक औरत को अपने खावंद से क्या चाहिए होता है। तो वो कहती है खावंद से कंट्रोल, उसको अपने खावंद का कंट्रोल चाहिए होता है और अपनी जिंदगी का कंट्रोल। तो दोनों इकट्ठे जो है आर्थर क्वीन के पास चले जाते हैं। ओल्ड वुमेन का जो आंसर होता है वो वहां पे बिल्कुल ठीक जो है वो माना जाता है और ओल्ड वुमेन जो है तब अब उस नाइट से बोलती है कि अब उसको उसके साथ शादी करनी होती, क्योंकि उसने पहले ही
अपनी जान को बचाने के लिए उसके साथ वादा किया होता है, तो नाइट जो है यहाँ पे मान जाता है बाद में, और वो उसकी अपीयरेंस से काफी ज्यादा उदास हो जाता है। जो उसकी अपीयरेंस होती है, जो उसका जो है मतलब उसकी शक्ल होती है, वो काफी ज्यादा बदसूरत होती है और वो इसकी शक्ल को नामंजूर कर देता है, काफी मायूस होता है। तो वो उसको बोलती है कि आपको जान आपकी तो बख्श दी गई, आप तो बच गई, अब आप इतने मायूस क्यों हो? तो यहाँ पे नाइट बोलता है कि वो उसकी शक्ल से डरता है। वो उसको चॉइस देती है कि क्या आप चाहते हो कि मैं खूबसूरत बनूं, मैं बदसूरत बनूं, यानी मैं खूबसूरत बनूं और अनफेथफुल बनूं, मैं बदसूरत बनूं और फेथफुल बनूं। तो नाइट यहाँ पे सोचता है और बोलता है कि ये चॉइस मैं आपको ही दूं कि आप क्या बनो। तो वो दोनों बनती है, वो बड़ी खूबसूरत बन जाती है और फिर वो दोनों जो है बड़ी खुशी से रहते हैं। Next tale, Friar's Prologue and Tale. This is the seventh story of the Canterbury Tale. Here the friar speaks approvingly of the wives of Bath's tale and offers to lighten things up for the company with telling a funny story about a later summoners. And the summoners doesn't object, but he promises to pay the priors back in his own tales. The prior tells of an um, archdeacon archdeacon who carries out the law without mercy, especially to the lectures. And the archdeacon has a summoner who has a network of spies working for him to let him know who has been the lecturers. The summoner extorts money from those he has sent to the summoners, charging them small money that he should pay the penance. He tries to serve a summoners on a human who is actually a devil in disguise. After comparing notes on their treachery and extortions, the devil vanishes, but when the summoners tries to prosecute it, oh wealthy widow unfairly, the widow cries out that the summoner should be taken to hell, and the devil follows the woman's instructions and drags the summoners off to hell. थ्राइस यहाँ पे कहानी बोलता है और वो पहले तो वाइफ ऑफ बाथ की कहानी को काफी ज्यादा पसंद करता है और वो उनको एक कहानी बोलता है, एक फनी कहानी जो लेचरस समोनर के बारे में होता है। लेचरस का मतलब होता है अय्याश, शहवत पसंद, जो सेक्सुअल मतलब सेक्सुअल या आप ऐसे कह सकते हैं जो काफी ज्यादा लस्टी होता है, जो अपनी ख्वाहिशात को हर वक्त जो है पूरा करने की कोशिश करता है। तो उसकी कहानी बोलता है, कहता है कि समोनर जो है तो उसको मतलब कोई मतलब ऐतराज नहीं था, लेकिन वो क्या करता था, वो इस फ्रायर को पैसा देता था, मतलब कहानी बोलने का, सॉरी समोनर जो है, जो यहाँ पे समोनर था, सॉरी क्या बोलता है, समोनर जो यहाँ पे था, यहाँ पे जो समोनर है उसको काफी ज्यादा ऐतराज नहीं हुआ, क्योंकि उसने कहा कि मैं कहानी जो है वो आपको बताऊंगा, पहले कहानी बताओ मेरे बारे में, फिर मैं आपके बारे में कहानी बताऊंगा। तो फ्रायर यहाँ पे अपना जो है वो स्टोरी शुरू कर देता है या शुरू करता है, जो एक आर्कीडेकॉन के बारे में होता है। तो आर्कीडेकॉन का मतलब होता है एक सीनियर क्रिश्चियन का सीनियर क्लर्क, उसके बारे में जो कानून को बहुत अच्छे तरीके से जो है मतलब उसकी पैरवी करता था, लेकिन उसमें वो कोई भी रहम नहीं दिखाता था, स्पेशली जो लीचर्स होते थे, यानी कि जो मतलब अय्याश लोग होते थे, जो रंडेबाज होते थे। आर्कडेकॉन जो है उसके पास एक समोनर था, तो उसके पास जो है स्पाइस का नेटवर्क था जो उसके लिए काम करता था, उसको ये बताने के लिए कि कौन जो है वो लेचरस है।
लेचोर्स मीन्स, लेचोर्स का क्या मतलब है, यानी कि अयाश होने। समोनर जो है वो पैसा लेता था जो उसके पास मतलब आते थे, जो उसके पास, क्योंकि जो लोग उसके पास आते थे वो उससे उनसे पैसा वसूल करता था और उन पे बहुत ज्यादा चार्ज करता था और कहता था कि जितना पैसा आप मुझे दोगे उतनी आपका कफारा अदा होगा, यानी आपके जो सिन्स हैं वो खत्म हो जाएंगे। तो वहां पे यो मैन था जो समोनर की खिदमत करता था। हकीकत में वो एक शैतान था, एक बहुत ही गंदा आदमी था। शक्ल से तो वो बहुत अच्छा दिखता था। जब उसने मतलब मुकाबला किया, देखा उस दगाबाजी का जो मतलब क्या बोलते हैं, ट्रेचरी थी, बेईमानी थी, दगाबाजी थी, गरदारी थी और लूट मार था, जब उसने उसको कंपेयर किया या उसको देखा वो लेते हुए, तो डीवल वहां से जो है वो विनिश हो गया, मीन्स वहां से चला गया। लेकिन जब समोनर ने कोशिश की प्रोसिक्यूट करने की, मुकदमा चलाने की एक ओल्ड वेल्दी विडो पे बहुत बेदर्दी से, तो विडो ने जो है मतलब चीख मारी, चलाने लगी कि समोनर को जो है जहन्नम में लेकर जो है वो जाना चाहिए। तो डीवल जो है उसने उसका जो है वो औरत का पेशा किया, उसकी इंस्ट्रक्शन मान ली और समोनर को जहन्नम की तरफ वो खींचकर ले गए। Next we have here the Clark's prologue and tale. The host asks the Clarks to cheer up and tell a merry tale, and the Clark agrees to tell a tale by the Italian poet, और Italian poet जो था जिसका नाम क्या था Parrick. Parrick. And Gracile is a hard-working peasant who marries into the aristocracy, and her husband tests her partiture in several ways, including pretending to kill her children and divorcing her. He punished her one final time by forcing her to prepare for his wedding to a new wife. She does all this dutifully. Her husband tells her that she has always been and will always be his wife. The divorce was a fraud and they live happily ever after. तो यहाँ पे क्लॉक का प्रोलॉग और टेल शुरू हो जाता है। तो यहाँ पे होस्ट इस क्लॉक से बोलता है कि आप खुश हो जाओ और एक खुशी वाली कहानी जो है वो बोलो, स्टार्ट करो बोलना। तो क्लॉक जो है रजामंद हो जाता है और वो एक इटालियन पोएट जिसका नाम जो है पैट रैक होता है, पैट रैक, उसकी कहानी बोलता है। तो उसमें वो ये बोलता है कि एक काफी खूबसूरत सी लड़की थी जिसका नाम था ग्रेसिल, और वो किसकी लड़की थी, वो एक किसान की लड़की थी, एक जमींदार की लड़की थी जिसने अमीरों में शादी की, और उसका जो हस्बैंड था वो उसको उसकी किस्मत को जो है या उसकी हिम्मत को वो आजमाना चाहता था, और उसने आजमाया बहुत से तरीकों से। जैसे उसने उसको झूठ बोला कि वो उसके बच्चों को मारेगा, और उसने ये भी बोला कि वो उसको तलाक देगा, और उसने उसको एक लास्ट बार जो है पनिश किया, कि फोर्स करते हुए कि वो उसकी जो है मतलब वेडिंग के लिए वो जो है मतलब एक नई बीवी ला रहा है और वो तैयार हो जाए। और उसने सारा कुछ जो है बड़ी फर्जाना तरीके से किया, और उसकी जो है मतलब वही खूबी उसको पसंद आई, और उसके हस्बैंड ने उसको बोला कि वो उसकी रहेगी और उसी की बीवी वो हमेशा है और थी भी और होगी भी, और जो डिवोर्स वगैरह ये सब फ्रॉड था, और वो एक दूसरे के साथ जो है बड़ी खुशी के साथ
रहने लगी। Next tale we have the merchant's prologue tale in epilogue. The merchants reflect on the great difference between the patient of Raciel, the clock's tale, the horrible slave he has been married to for the past 2 months. The host asks him to tell a story of the evils of marriage and he complies. Against the evidence of his friends, an old knight named January married a beautiful young woman. She is less than impressed by his enthusiastic sexual efforts and conspires to cheer on him with his squire, Damon, while blind January takes May into his gardens to copulate with her. She tells him she wants to aid beer, and he helps her up into the pear tree, where she has sex with Tam. Plato, the king of the Paris, restores January's sight, but May, caught in the act, assures him that he must still be blind. The house prays to God to keep him away from marrying a wife like the one the merchant describes. तो यहाँ पे मर्चेंट जो है वो ये बोलता है कि बहुत सारी जो है ऐसी औरतें होती हैं जो रेसिल्ड की तरह पेशेंस रखने वाली नहीं होती है। क्लार्क्स की टेल एक बेशर्म औरत की है, श्रीव, SHREV, श्रीव का मतलब होता है बेशर्म। और वो उस बेशर्म औरत की जो है वो मतलब कहानी बोलता है, बदमिजाज औरत की कहानी बोलता है कि वो औरत जो है उसने शादी की हुई थी, 2 महीने गुजर चुके थे। होस्ट उसको जब ये कहानी बोलता है तो वो जो है अपने मतलब कहानी बताता है, वो अपने मैरिज की जो है वो मतलब इवल्स बताता है और मान भी जाता है। यहाँ पे जो क्रक्स है वो ये था कि मर्चेंट ने तकरीबन 2 महीने पहले शादी की हुई होती है और तो वो उदास होता है, जैसे कि उसकी कहानी से हमें पता चलता है, क्योंकि वो एक बदमिजाज औरत से शायद उसने शादी की हुई होती है। तो यहाँ पे होस्ट जो है उसको बोलता है तो वो बिल्कुल रजामंद हो जाता है। तो वो एक ओल्ड नाइट की कहानी बोलता है जिसका नाम जनवरी होता है। उसने मे के साथ शादी की हुई होती है, जो एक यंग ब्यूटीफुल वुमेन होती है। तो उसको अपने खावन का एंथुसियास्टिक सेक्सुअल एफर्ट जो है वो उससे इम्प्रेस नहीं होती है और वो उस पर चीट करती है। और एक वहां पे दूसरा कैरेक्टर होता है जो स्क्वायर होता है जिसका नाम डैमन होता है, उसके साथ। जनवरी जो है वो आंखों से अंधा होता है और वो जब मे यानी अपनी बीवी को गार्डन में लेके जाता है ताकि वो उसके साथ सेक्स करे, कॉपुलेट का मतलब होता है सेक्स होना, मुबाशरत होना, इकट्ठे सोना, जब वो उसके साथ हम बिस्तरी करना, जो उसके साथ मतलब हम बिस्तरी करे, लेकिन वो उसको बहाना बनाती है कि वो पियर खाना चाहती है, यानी नाशपति खाना चाहती है। तो वो उसको ऊपर जो है पेड़ पे चढ़ाता है, तो वहां पेड़ पे एक और बंदा होता है जिसका नाम डैमन होता है, तो वो उसी पेड़ पे उसके साथ सेक्स कर रही होती है। लेकिन वहां पे एक और कैरेक्टर नमाया होता है जिसका नाम प्लेटो होता है। वो फेरीज का किंग होता है। वो जनवरी की जो खोई हुई नजर है उसको वापस लाता है, बट मेरी जो है पकड़ी जाती है गलत काम करने में। और लेकिन वो उसको एश्योर करवाता है कि वो अभी भी ब्लाइंड ही है, अभी भी उसकी नजर जा चुकी है, उसको कुछ नजर नहीं आता है। तो यहाँ पे जो होस्ट है वो खुदा से दुआ करता है कि इस मर्चेंट को यानी कि
खुदा से दुआ करता है कि इस बीवी से वो दूर रहे, इस बीवी से शादी करने से वो दूर रहे जो मर्चेंट ने जिसकी कहानी यहाँ बयान की है। नेक्स्ट वी हैव हियर the Franklin says that his tale is a Pamela Bretton-Lee, a folk ballad of ancient Brittany, Doricus. If I have not pronounced well, I'm sorry for that. It is the yes, Dorigen. Dorigen. The pronunciation of this word is Dorigen. The heroine awaits the return of her husband, um, Avragus, who has gone to England to win the honor in feats of arms. She worries that the ship bringing her husband home will wreak itself on the coastal rocks, and she promises Aurelius, a young man who falls in love with her, that she will give her body to him if he clears the rock from the coast. Aurelius hires a student learned in a magic to create the illusions that the rock has disappeared, and Arviragus returns home and tells his wife that she must keep her promise to Aurelius. Aurelius is so impressed by the sorry Arviragus' honor act that he generously absolves her of the promise and magician and returns generously absolves the Aurelius of the money he owes. फ्रैंकलिन स्टोरी बयान करता है और कहता है ये पैमेला ब्रेटन ले के बारे में है जो एक फोक बैलेड ऑफ एंशिएंट ब्रिटेन है। तो यहाँ पे एक हीरोइन है जिसका नाम है डोरीजन जो इंतजार करती है अपने हस्बैंड का जिसका नाम है एवरवेगस और जो इंग्लैंड गया हुआ होता है मतलब अपने नमाया काम को करने के लिए राइट या एक अवार्ड हासिल करने के लिए। तो फीट का यहाँ पे मतलब होता है कार्य अजीम, कारनामा, कर्तव्य, बाजीगर जो महारत रखता है किसी चीज में। He worries that the ship जो है यानी काफी ज्यादा उसको मतलब फिक्र होती है कि जिस शिप में वो चढ़ा हुआ होता है उसका खामन वो जो है वो फट जाएगा, टूट जाएगा खुद ब खुद कोस्टल रॉक पे और वो ऑरेलस से वादा करती है कि वो अगर उस जो उसके साथ यानी कि ऑरेलस भी उसके साथ जो है प्यार में गिरफ्तार होता है और वो ये बोलती है कि अगर वो क्योंकि उस कोस्टल पे एक रॉक होता है अगर वो उस रॉक को कोस्टल से क्लियर करेगा तो वो उसको उसकी बारी उसको मिल जाएगी मीन्स वो अपनी बाडी को सेल करेगी। किसको करेगी? ओरिगस को करेगी। कौन करेगी? डोरीजन करेगी। क्यों करेगी? वो इसलिए करेगी क्योंकि उसका खामन जो है वो इंग्लैंड गया हुआ होता है और वो किश्ती अगर उस रॉक के साथ टकराएगी तो वो रीक हो सकती है, ये वो सोच रही है। ओरेलस कुछ स्टूडेंट्स जिन्होंने मैजिक सीखा हुआ होता है वो उनको हायर करता है जो ये मतलब दिखाते हैं कि रॉक जो है वहां से डिसअपीयर हो गया। जो एवरेगस है एवरेगस वो जब वापस आ जाता है इंग्लैंड से और वो अपनी वाइफ से बोलता है कि उसको अपना वादा पूरा करना होगा ओरिलस से। तो ओरिलस जो है काफी ज्यादा एवरेगस के ओनर को जो है उससे काफी ज्यादा मुतासर हो जाता है और उसको बड़ी हमदर्दी तरीके से उसके प्रॉमिस को बख्श देती है यानी कि उसके प्रॉमिस को वो खत्म कर देता है और मैजिशियन भी बड़े हमदर्दाना तरीके से उसके पैसे जो उसने उनको दिए हुए होते हैं वापस कर देते हैं। Physician's tale. This is the 12th tale. Appius, the judge, lusts for Virginia, the beautiful daughter of Virginius. Appius persuades call
named Caladius to declare her his slave. Stolen from stolen from him by Vercinus. Appius declares that Verginius must hand over his daughter to Claudius. Verginius tells his daughter that she must die rather than suffer dishonor, and she virtuously consents to her father's cutting her head off. Uh, Appius sentenced Verginius to death, but the Roman people, aware of the Appius' uh, hijinks, throw him into prison where he kills herself. तो एपियस यहाँ पे जज होता है जो वर्जीनिया के लिए ख्वाहिश करता है, वर्जीनिया के लिए काफी ज्यादा उसको ख्वाहिश होती है सेक्स करने की, राइट। तो वो ब्यूटीफुल डॉटर होती है वर्जीनियस की, वर्जीनियस की ब्यूटीफुल डॉटर होती है। तो एपियस जो है एक औरत को जो है, जो मतलब एक देहाती औरत होती है जिसका नाम क्लॉडियस होता है, उसको रागिब करता है, पर्सुएट करता है और उसको अपना है वो स्लेव बनाता है, जो उसने वर्जीनियस से चोरी हुई होती है। एपियस ये बोलता है वर्जीनियस को कि उसको अपनी जो डॉटर है या जो वर्जीनिया है वो कैलाडियस को देनी होगी। वर्जीनियस अपनी लड़की से कहती है, बोलती है कि उसको जो है मतलब मर जाना चाहिए, लेकिन उसको कभी भी जो है डिसऑनर जो है वो नहीं होना चाहिए, यानी कि बेईमान कभी भी नहीं बनना चाहिए। तो वो अपने फादर की जो मतलब जो उसका सर कलम हुआ होता है, उसकी कसम खाकर वो रजामंद हो जाती है और जो एपियस है वो वर्जीनियस को सजा देता है, उसको मार देता है। लेकिन जो रोमन लोग होते हैं वो जब उसके कारनामे या करतूत से अवेयर होते हैं तो वो उसको जेल में डालते हैं, जहां पे वो खुद ही अपने आप को मारता है। Next we have here partners introduction, prologue or tale. This is the 13th. The host is dismayed by the tragic injustice of the physician's tale and asks partners to tell something merry. The other pilgrims contradict the host, demanding a moral tale, with the partners agrees to tell after he eats and drinks. The partner tells the company how he cheats people out of their money by preaching that money is the root of all evil. His tales describe three riotous youth who go looking for death, thinking that they can kill him. An old man tells them that they will find death under a tree. Instead, they find 8 bushels of gold which they plot to sneak into town under cover of darkness, and the youngest goes into town to fetch food and drinks, but brings back poison, hoping to have the gold all to himself. His companions kill him to enrich their own shares, then drinks the poisons, dies under the trees. Uh, his tale complete, the partners offer to sell the pilgrims' partners and single out the house to come and kiss his relics, and the house infuriates the partner by accusing him of fraud. But the but the knight persuades the two to kiss and bury their differences. यहाँ पे होस्ट काफी खौफजदा हो जाता है। जो फिजिशियंस की टेल थी जिसमें नाइंसाफी थी,
उससे काफी ज्यादा वो मायूस हो जाता है, खौफजदा हो जाता है, उसके दिल में थोड़ी दहशत सी आ जाती है, डर आ जाता है। वो पार्टनर को बोलता है कि एक बहुत खुशी वाली कहानी बयान की जाए। लेकिन जो दूसरे पिलग्रिम्स होते हैं वो तरदीद करते हैं होस्ट से और डिमांड करते हैं कि एक मॉरल स्टोरी बयान की जाए। लेकिन पार्टनर इस पे रज़ामंद हो जाता है। खाने और पीने के बाद पार्टनर कंपनी को बोलता है कि वो लोगों को कैसे धोखा देता था उनके पैसे से, ये पढ़ाते हुए या ये खुतबा देते हुए या ये तबलीग करते हुए, वाज करते हुए कि पैसा ही बुराई की जड़ है। उसकी कहानी 3 अ, खलल अंदाजी या नाफरमान अ, नौजवानों को बयान करती है जो तलाश कर रहे थे डेथ को। एक्चुअली डेथ को क्यों तलाश कर रहे थे? क्योंकि एक जनाजा वहां से गुजरा और उनको पता चला कि ये जनाजा जो है उनके ही फ्रेंड का है, और जब इनको पता चला कि ये जो है डेथ से मरा है तो वो डेथ को मारना चाहते थे और वो चले गए डेथ को मारने के लिए। हुआ ये कि वहां एक आदमी मिला, उसने कहा कि डेथ कहाँ है? उसने कहा कि डेथ वहां पे मिलेगी, क्योंकि वो आदमी काफी ज्यादा अपनी जिंदगी से बेजार होता है और वो मरना चाहता है और उसको वो भी डेथ की तलाश में होता है और वो उनको बोलता है कि डेथ वहां पे है, तो वो डेथ को मारने के लिए चल पड़ते हैं। जब चलते हैं तो वो ये सोच रहे होते हैं कि डेथ अब जो है वो उनसे बच नहीं पाएगा, यानी कि वो डेथ को मार सकते हैं। तो एक मतलब जो मैंने आपको पहले बोला कि एक ओल्ड आदमी है जो उनको बताता है कि डेथ जो है एक दरख्त के नीचे है। तो वो जब वहां पे चले जाते हैं उसके बजाय, तो उनको वहां पे जो है गोल्ड की यानी कि सोने की जो है वो वहां पे क्या मिलती है, मतलब ईंटें मिलती है, आप कह सकते हैं। बुशल का मतलब होता है ईंटें, यानी कि एक पैमाना। तो यहाँ पे हम कह सकते हैं कि ईंटें मिल जाती है। तो वो जो है यानी कि गाँव में जो है वो मतलब जा रहे होते हैं, वो एक साजिश कर रहे होते हैं कि इनको छुपाएं, यानी कि जो वहां पे मतलब जगह होती है गाँव के आगे थोड़ा सा, वहां पे उसको वो छुपा लेते हैं। तो उनमें से जो एक नौजवान होता है वो जाता है खाना लाने के लिए, वो खाना और जो है वो कुछ ड्रिंक लाने के लिए चला जाता है। लेकिन होता ये है कि जब वो वापस आता है तो वो उस ड्रिंक में क्या मिलाता है और उस खाने में जहर मिलाता है, ताकि जो मतलब 8 पोषक है वो सारी ईंटें जो है उसी को मिल सके, वो जहर खा के मर जाए। तो फिर क्या करता है कि वो जब वहां पे पहुंच जाता है तो उसके जो दोस्त होते हैं वो उसको मार देते हैं ताकि उनको जो है उसका शेयर मिल सके। तो वो जब खाते हैं और जो है वो पीते हैं और उसके बाद वो भी जो है उसी दरख्त के नीचे मर जाते हैं। तो उसकी टेल यहाँ पे कंप्लीट हो जाती है। पार्टनर यहाँ पे ऑफर करता है पेलग्रिम्स को, मतलब वो माफी उनसे मांगता है और होस्ट और कहता है कि होस्ट को कहता है कि आ जाओ। उसके पास एक रेलिक होता है, एक जो है वो निशानी होती है, तो उसको जो है वो बोसा देने के लिए, किस करने के लिए बुलाता है। लेकिन होस्ट को काफी हद तक गुस्सा आता है पार्टनर की उस फ्रॉड से, जो उसके पास फ्रॉड होता है और बोलता है ये फ्रॉड है, यानी कि वो उसको इल्जाम देता है कि ये फ्रॉड है। लेकिन जो नाइट है वो उसको पर्सुएट करता है उन दोनों को, और वो दोनों जो है उसको किस करते हैं और फिर उसको जो है वो मतलब दफन कर देते हैं वो अपने उस डिफरेंसेस को। नेक्स्ट टेल वी हैव हियर द शिपमैन्स टेल। The shipman's tale features a monk who tricks a merchant's wife into having sex with him by borrowing money from the merchant, then giving it to the wife so he can repay her own debt to her husband in exchange for sexual favor. When the monk sees the merchant next,
he tells him that he returned the merchant's money to his wife. The wife realizes she has been duped, but she boldly tells her husband to forgive her debt. She will repay it in bed. The host praises the shipman's story and asks the prioress for a tale. तो यहाँ पे जो शिप मैन की टेल है काफी अच्छी टेल है जो मोंक के बारे में बोलती है और वो जो है मोंक क्या करता है कि मर्चेंट की वाइफ को जो है के साथ सेक्स करता है, लेकिन इससे पहले वो पैसे लेता है मर्चेंट से और वो मर्चेंट की बीवी को देता है और कहता है कि ये पैसे लो और मुझे सेक्स करने दो। वो जब उसके साथ सेक्स करता है तो वो पैसे मतलब उसको देता है और फिर वो एक दिन जब उसको फिर जो है वो मिल जाता है मर्चेंट, तो वो उसको ये बोलता है कि मैंने पैसे आपकी बीवी को वापस दिए हुए। तो उसकी बीवी को जब वो पूछता है बोलता है हाँ उसने पैसे वापस दिए हुए हैं, लेकिन वो ये सोचती है कि मैं कितनी सादा हूँ और वो उसको बोलती है कि वो उसकी जो मतलब जो कर्जा है उसको माफ करे और वो इसको जो है बेड पर देगी। वो और जो होस्ट है वो इसकी बीवी मतलब शिपमैन्स की स्टोरी जो इसने जो है मर्चेंट की बीवी के बारे में और मर्चेंट और मुंह के बारे में बोली हुई होती है, उसकी तारीफ करता है और फिर वो जो है यहाँ पे प्रायरस से बोलता है कि वो कहानी बोले। तो यहाँ पे प्रायरस की कहानी स्टार्ट हो जाती है। Prioress prologue and tale. The prioress calls on the Virgin Mary to guide her tales in an Asian city, a Christian school located at the edge of a Jewish ghetto. And Angelique, 7 years old by a widow's son, attended the school. He is devout Christian and loves to sing Amla Redemptoris, gracious mother of the Redeemer, singing the songs on the way through the ghetto. Some Jews hire a murderess to slit his throat and throw him into a latrine. The Jeeves refuses to tell the widow where her son is, but he miraculously begins to sing Alma Redemptoris. So the Christian people recovers his body, and the magistrate orders the murdering Jeeves to be drawn apart by wild horses and then hanged. तो प्रियोरिस यहाँ पे कहानी बोलने से पहले अपनी जो है खुदा से दुआ करती है कि उसको वो सही रास्ता दिखाए और वो कहती है कि एशियन सिटी में एक स्कूल था, क्रिश्चियनों का स्कूल था जो यहूदियों की बस्ती के किनारे पे मौजूद था और उसमें एक एंजेलिक 7 ईयर बॉय था। वो एक जो है विडो का सन था और उसने भी स्कूल को जो है अटेंड किया हुआ होता है और वो जो क्रिश्चियन है उसकी तरफ डिवोट होता है और वो गाना गा रहा होता है और उस गाने का नाम अल्मा रिडेम्पटोरिस, यानी कि वो ग्रेशियस मदर जो मतलब रिडीम करने वाली होती है। तो रिडीम का क्या मतलब है यहाँ पे? रिडीम का मतलब होती है यहाँ जो बचाने वाली होती है, उसका गाना जो है आजाद करने वाली, माफी देने वाली, उसको रिडीम बोल सकते हैं। तो वो क्या करती है कि मतलब वो जो है इसका गाना गा रहा होता है। एक बार वो जब गाना गा रहा होता है उस बस्ती के करीब में, तो कुछ जेव्स जो है वो मार्रर्स को, यानी कि जो कातिल करने वाले होते हैं, उनको जो है वो खरीद लेते हैं इसके मतलब इस बच्चे के गले को काटने के लिए। और वो जब बच्चे के गले को काटते हैं तो वो गंदगी में फेंक देते हैं। तो जेव्स जो है रिफ्यूज कर देते हैं। उस जो विडो होती है, जो इसकी माँ होती है, तो वो जब वहां पे आ जाती है तो वो बोलती है कि हमें कोई पता नहीं। लेकिन वो जो है बड़े
मुइज़्ज़ाना तरीके से वो गाना शुरू कर रहा होता है, उसकी आवाज़ आ रही होती है। आखिरकार जो क्रिश्चियन लोग होते हैं वो उसकी बॉडी को रिकवर करते हैं और मजिस्ट्रेट ऑर्डर कर देता है कि जिन यहूदियों ने उसको जो है वो मतलब मारा हुआ है, उसको बड़े मतलब बुरे तरीके से उनको भी हैंग अच्छी तरह से किया जाना चाहिए। Next we have here the prologues and the tale of Sir Thopas. So it is a tale of Chaucer. Here the host, after teasing Chaucer, the narrator about his appearance, asks him to tell a tale. Chaucer says that he only knows one tale. Then he launches into a parody of the bad boy and the tale of the Sir Thopas. Sir Thopas writes about looking for an elf queen to marry until he is confronted by again, and the narrator, Doggerel, continues in his vein until the host can bear no more and interrupts him. Chaucer asks him why he can't tell his tale, since it is the best he knows, and the host explains that his rhymes isn't worth a dot. He encourages Chaucer to tell a prose tale. Sorry. तो यहाँ पे 15th टेल जो है इसकी प्रोलॉग वो टेल ऑफ सर थॉपस की है। होस्ट इसको मजाक उड़ाता है चौसर का, जो नैरेटर होता है इस पूरे पोम का और उसके पेरेंट्स का, और उसको बोलता है कि एक कहानी बयान करो। चौसर कहता है और वो एक ही कहानी जानता है और वो इसको जो है मतलब बैड पोएट्री में इसका मजाक तो पहले उड़ाता है, उसके बाद सर थॉपस की जो है वो कहानी मतलब बयान करता है कि सर थॉपस जो है एक बार सवार हो गया और वो एक जो है वो भूत वाली यानी कि क्वीन के बारे में जो है वो देख रहा था, मतलब ढूंढ रहा था ताकि वो उसके साथ शादी कर ले। तो आखिरकार वो जो है एक गैंड के साथ जो है उसका आमना सामना हो गया। गैंड बोलते हैं देव को, यानी कि देव का मतलब होता है जो काफी ज्यादा बड़ा भूत होता है। तो नैरेटर की जो वो मतलब शायरी थी, तो यहाँ पे जो वर्ड मतलब इस्तेमाल हुआ है डॉगिरल, डॉगिरल का मतलब होता है मज़ाहिया शायरी, जाटल जाटल इसको बोल सकते हैं, जाटल शायरी मीन्स जिसमें कोई मजा ना हो, वो जारी रही। लेकिन होस्ट ने आखिरकार जो है वो होस्ट इसका कहानी को सुन ना सका और इसको रोकने की कोशिश की। तो चासर ने जब उससे पूछा कि वो क्यों ना अपनी कहानी बयान कर सकता है, क्योंकि उसको तो ये कहानी बहुत अच्छी तरह से आती है। होस्ट उसको बोलता है कि उसकी जो राइम्स है वो जो है उसमें समवेयर जो है यानी कि वल्गर नहीं है, यानी वो सोकियाना तरीके की नहीं है, अच्छी नहीं है। इन शॉर्ट कि उसकी जो है वो टॉड है, मीन्स अच्छी नहीं है। तो वो उसको बोलता है कि आप दूसरी कहानी बयान करो, लेकिन वो जो है प्रोज में होनी चाहिए, और पहली वाली जो है वो पोएट्री में थी। तो नेक्स्ट 16 जो इसको मेलिबी की स्टोरी जो है वो बयान करता है चौसर। दिस इज द 16th tale. So Chaucer second tale is the long and moral prose story of Meliby. Meliby, host is dreaded by his foes, who beats his wife Prudence and severely wounds his daughter Sophie in her feet, hands, ears, nose, and mouth, and Prudence advises him not to go rash pursue uh, um, vengeance on his enemies, and he follows her advice, putting his foe's punishment in her hand, and she forgives them for all outrages done to her, in model of Christians forbearance and forgiveness. काफी एक मॉरल वाली स्टोरी है यहाँ पे। चांसर की दूसरी कहानी जो है काफी लंबी है, तो इसमें क्या है कि मॉरल प्रोज स्टोरी है मेलिबी की। मेलिबी एक कैरेक्टर है, उसका होस्ट जो है वो क्या हुआ, चोरों से जो है लूट गया और उसने अपनी बीवी और उसकी जो मतलब डॉटर थी उसको मारना स्टार्ट किया। बीवी का नाम प्रूडेंस था, उसकी डॉटर का नाम सोफी था। उसको बहुत यानी कि हर्ष तरीके से और सख्त तरीके से जख्म देने की कोशिश की उसके
फीट पे, उसके हैंड पे, उसके ईयर पे, नोज पे, माउथ पे। तो प्रूडेंस ने उसको एडवाइस किया कि वो जो है इस तरह से बदला ना ले अपने दुश्मनों का। तो उसने उसकी मतलब जो एडवाइस है, नसीहत है, वो सुन ली और उसने जो है जो उसके मतलब दुश्मन थे, उनकी पनिशमेंट जो थी वो अपने ही हाथ, यानी वो अपने हाथों पर उस पनिशमेंट को लेना स्टार्ट कर रहा था। ऐसा लग रहा था कुछ पागल टाइप है वो। तो फिर उसने उसकी बीवी ने उसको जो है मतलब जिसका नाम प्रूडेंस था उसको माफ कर दिया, उसके जो गुस्से को माफ कर दिया, उसके जो है उस मतलब गाली गलौज को उसने माफ कर दिया जो उसने उसके साथ किया था। तो वो एक मॉडल क्रिश्चियन बन गई और क्योंकि उसने वो बर्दाश्त किया और उसको जो है माफी दी। So next tale we have here Monk's prologue and tale. The host wishes that his own wife were as patient as Maliby's and calls upon the monks to tell the next tale. First, he teases the monks, pointing out that monk is clearly no poor collister, and the monk takes it at all in stride and tells a series of tragic falls in which noble figures are brought low, and Lucifer, Adam, Samson, Hercules, and the next character here is Nebuchadnezzar, Nebuchadnezzar, and Belshazzar, and Zenobia, and Pedro, and Pedro of Castle, and down through the ages. तो यहाँ पे जो होस्ट है वो अब मैलिबी की कहानी सुनकर काफी खुश होता है और बोलता है कि उसकी बीवी भी उतनी ही सब्र करती जैसे कि मैलिबी करती थी, और वो अब मूक को बोलता है कि दूसरी कहानी बयान करो। लेकिन वो मूक से थोड़ी बहुत जो है वो हंसी मजाक करता है और उसको बोलता है कि ये पोर कोलेस्टर जो है ये मतलब पोर कोलेस्टर नहीं है। कोलेस्टर का मतलब होता है खानका, ने खानका ये मोला जो मतलब जो खानका में रहता है, हम ऐसे कह सकते हैं, ये वो नहीं है। अब मोक जो है इसको लेता है इन स्ट्राइड। स्ट्राइड का मतलब होता है मतलब इसको उतना जो है वो असर नहीं इसका होता है, और वो एक ट्रेजिक जो है वो फॉल की सीरीज जो है वो बयान करता है या बोलता है, जिसमें नोबल फिगर्स जो है वो उनको जो है मतलब उनकी काफी ज्यादा बेइज्जती हुई थी, जिसमें ल्यूसीफर, एडम, सैमसन, हर्क्यूल्स और दूसरे जो है नेबुकैडनेज़र और फिर बेलशाज़र और फिर ज़ेनोबिया और पेड्रो ऑफ जो कासल्स थे, ये सारे जो है मतलब डाउन टू द एज साइड मींस इनका डाउनफॉल हुआ था। ये कहानी ये बयान करता है। नेक्स्ट वी हैव नॉन्स प्रीस्ट टेल। इसको हम डिटेल में इस आगे वाले चैप्टर में, आगे वाले यूनिट में डिटेल से हम इसको बयान करेंगे। यहाँ पे only the idea I'm gonna give you here, the non-space tales, prologue, tales, and epilogues. And after the 17th novel falls narrated by the monks and the knights interrupt and house calls upon the non-priest to deliver something more legal. Non-priest tells of the Chanticleers, the rooster who is carried off by a flaring fox who tricks him into the closing his eyes and displaying his crowning abilities. Chanticleers turns the tables on the fox by persuading him to open his mouth and brags to a barnyard about his head, upon which Chanticleers fall out of the fox's mouth and escape. The host praises the nun's priest tale, adding that if the nun's priest were current in holy orders, he would be as sexually potent as Chanticleer. तो यहाँ पे 17 स्टोरीज आ चुकी है जो नैरेट की भी है मूक ने, नाइट ने, लेकिन यहाँ पे हाउस्ट जो है अब नॉन प्रीस्ट को आगे बुलाने की दावत देता है और बोलता है कि अच्छी सी कहानी हो जाए।
नन्स प्रीस्ट टेल कहानी बोलती है एक मुर्गे की जिसका नाम चांटिक्लेयर होता है, जो एक चापलूसी करने वाली फॉक्स ने उसको पकड़ा, उस पे चालाकी की इन्हें पकड़ते हुए कि जब वो क्राउनिंग कर रहा था, पांगे दे रहा था। और क्योंकि आपको पता होना चाहिए कि जब भी तो उसकी जो आंखें हैं वो बंद हो जाती है, तो जो ही उसकी आंखें बांग देते हुए बंद हो गई तो फॉक्स एकदम से उसको पकड़ लिया। चांटिक्लेयर्स उसके मुंह में था और अब क्या हुआ कि चांटिक्लेयर्स के जो मतलब वहां पे जो आते के मतलब कुत्ते शुत्ते थे वो आए उसके पीछे, लेकिन चांटिक्लेयर भी काफी चालाक था। उसने कहा कि आप जो है अपने कार्य अजीम की मतलब तारीफ नहीं करेंगे और इनको तो बोलो कि ये जो है मतलब मैंने किसी और दूसरे गांव से लाया है। और इस तरह से जब वो इनको ऐसा बोलता है तो चांटिक्लेयर्स जो है उसके मुंह से निकल जाता है और वो पेड़ पे चढ़ जाता है, क्योंकि इसकी लंबी स्टोरी जो है आप आगे पढ़ोगे तो इस तरह से जो है फॉक्स फिर उसको अपने जाल में फंसाने की कोशिश करता है, लेकिन फॉक्स को वो फंसता नहीं। तो यहाँ पे जो होस्ट है वो नॉन प्रेस टेल को जो है काफी ज्यादा उसकी तारीफ करता है और ये बोलता है कि नॉन प्रेस टेल अगर इस होली आर्डर में ना होती तो वो भी इतनी ही स्ट्रांग होती, सेक्चुअली स्ट्रांग होती जितना कि चांदी के लिए। दिस इज द story, Nun's second tale or the second Nun's prologue tale. So the next in her prologue, the second nun explains that she will tell the saint's life, the that of the Saint Cecilia. For this saint set an excellent example through her good works and wise teachings. She focuses particularly on the story of Saint Cecilia's martyrdom. Before Cecilia's new husband, the Valerian, can take her virginity, she sends him on a pilgrimage to Pope Urban, who convert him to Christianity. And angels visit the Valerian, who asks that his brother Tubius be granted the grace of Christian conversions as well. And all three, Cecilia, Tobius, and um, Valerian, are put to death by the Romans. तो अपनी प्रोलॉग में नॉन पेस टेल बयान करती है कि वो एक सैंट जो है सैंस की लाइफ के बारे में बोलेगी कि सैंट सेसेलिया थी और सैंट सेसेलिया ने बहुत बड़ी जो है मिसाल कायम की है अपने अच्छे काम और अपने अच्छे जो है वो टीचिंग से। उसने पार्टिकुलरली जो है फोकस किया सेसेलिया जो शहीद हुई है उस स्टोरी पे, और इससे पहले कि सेसेलिया जो है अपने नए हस्बैंड वैलेरियन के पास जाती है और वो उसकी वर्जिनिटी जो है मतलब तोड़ता, तो उसने अपने खामन यानी कि वैलेरियन को पिलग्रिमेज पे भेज दिया, यानी हज पे भेज दिया। कहाँ पे? पोप अर्बन में। तो वहां पे वो जो है क्रिश्चियन बन गया। और एक एंजल ने वैलेरियन को बोला, विजिट किया, बोला कि उसका जो भाई है टिब्रियूस टिब्रियूस वो भी जो है मतलब क्रिश्चियनिटी में आ चुका है। जो तीनों थे सेसेलिया, टिब्रियूस और वैलेरियन, वो जो है आखिरकार मतलब मर जाते हैं। और उनको कौन मारता है? रोमन मार देता है। तो दिस इज द लास्ट वन जो कैनन्स ह्यूमन्स प्रोलॉग एंड टेल है। When the Scotland's nun's tale is finished, sorry, when the second nun's tale is finished, the company is overtaken by a black-collared canon and his human who have heard of the pilgrims and their tales wishes to participate. And the human brags to the company about how he and canons create illusions that they are alchemists. And the canons depart in
shamed at having his secret discovered, and Human tells the story of how a Canaans defrauded a priest by creating the illusions of alchemy using the sleight of hand. तो यहाँ पे नंस दूसरे की जो टेल खत्म हो जाती है, कंपनी जो है अब कैनान और योमैन को बोलती है, जो यानी जब कहानी खत्म हो जाती है तो कंपनी जो है वो पकड़ती है, जाकर पकड़ती है। किसको पकड़ती है? एक ब्लैक कैलेड कैनन और उसके योमैन को। कैनन बोलते हैं, आप कह सकते हैं कि एक शरीफ आदमी, एक दीनी आदमी, और आप जो है योमैन जो है आप जमींदार को कह सकते हैं, जागीरदार जमींदार। तो उनको पकड़ते हैं जिन्होंने जो है पेलग्राम के बारे में सुना था और उनकी टेल के बारे में सुना था, और वो भी इनके साथ पार्टिसिपेट करना चाहते हैं। तो योमैन जो है वो कंपनी को बुराई जाहिर करता है कि कैसे वो और जो है वो कैनन ने एक वहम जो है पैदा किया था कि वो एल्केमिस्ट है। और कैनन जब मतलब शेम में जो है यानी कि बेइज्जत हो जाता है, जब उसका जो है वो मतलब सीक्रेट या उसका राज जो है फाश हो जाता है, तो योमैन एक स्टोरी बोलता है कि वो कैसे कैनन को मतलब क्या करता है कि मतलब वो जो है डिफ्रॉड कर देता है, यानी कि वो ये बोलता है कि कैनन जो है कैसे एक प्रीस्ट को डिफ्रॉड करता है, उसका हक मारता है, यानी कि एल्यूजन क्रिएट करते हुए कि वो एक कीमिया है, यानी दवा भेजने वाला है, वो अपने हाथ की चालाकी से वो सब कुछ कर रहा होता है। तो इस तरह से ये यहाँ पे कहानियां खत्म होती है, लेकिन कहानी खत्म तो नहीं होती है। We have more Mansell's prologue and tale. So here the host pokes fun at the cooks and riding at the back of the company's blind drunk, and the cook is unable to honor the host's request that he tells a tale, and the Mansell criticizes him for his drunkenness, and the Mansell relate the legend of the white crow taken from the Roman poet Ovid Metamorphosis, and one of the tales in the Arabian Night. In it, um, Phoebus, uh, talking white crow, informs him that his wife is cheating on him. Phoebus kills his wife and pulls out the crow's white feathers and curses it with a black mess. The person's prologue and tale. As the company enters a village in the late afternoon, the house calls upon the persons to give them a feeble, refusing to tell a fictional story because it would go against the rules set by Asclepius. The persons deliver a lengthy treatise on the seven deadly sins instead. तो यहाँ पे मैंसपल की प्रोलॉग, जिसमें जो है होस्ट उस पे मजाक उड़ाता है, यानी कुक पे वो मजाक उड़ाता है, और फिर यानी कि राइडिंग एट द बैक ऑफ द कंपनी, लाइडिंग ड्रंकिंग उस पे, तो कुक जो है अनएबल टू ऑनर द हॉस्टेस रिक्वेस्ट, यानी कि वो हॉस्टेस की रिक्वेस्ट को जो है मतलब इज्जत नहीं दे पाता है, उसके काबिल नहीं होता है। वो एक स्टोरी बोलता है, मैंसपल उसको क्रिटिसाइज करता है क्योंकि उसने शराब पी हुई होती है, तो उसके शराब पीने पे वो उसको क्रिटिसाइज करता है। मैंसपल रिलेट करता है उसको लीजन ऑफ व्हाइट क्रो के साथ, जो रोमन पोएट यानी कि ओविड्स मेटामॉर्फोसिस से लिया हुआ है, एक टेल है, और दूसरी टेल जो है अरेबियन नाइट से ली गई है। तो इसमें फोबियस जो ये फीबियस है, फीबियस जो है वो एक वाइट काउ के बारे में बता रहा होता है, इन्फॉर्म कर रहा होता है उसको, यानी कि उसका जो वाइट क्राउ है, कौवा है, सफेद कौवा, उसको इन्फॉर्म कर रहा होता है कि उसकी बीवी जो है उस
वो धोखा दे रही है। और यानी कि फेबियस जो है अपनी बीवी को मारता है और उस वाइट जो कौवा होता है उसका जो है वो मतलब जो पर है उसको निकालता है और उसको लान तान करता है एक काले यानी कि रंग से। तो यहाँ पे पर्सन का टेल यहाँ पे स्टार्ट होता है, क्योंकि आपने देखा पहले पर्सन ने इसके साथ तो, लेकिन जब दोपहर हो जाती है तो होस्ट इसको बोलता है कि वो एक कहानी मतलब बोले। लेकिन वो इसको बोलता है एक फ्रिक्शनल स्टोरी जो है वो हो, फ्रिक्शनल स्टोरी ना हो, क्योंकि ये जो है एस्टिपियोल के खिलाफ है, मतलब उसके रूल्स के खिलाफ है। तो पर्सन जो है यहाँ पे एक लेंथी ट्रेटाइज जो है वो मतलब बयान करता है। तो ट्रेटाइज का मतलब होता है एक रसाला बयान करता है वो ऑन जो है 7 डेडली सिंस पे, उसके बजाय। तो यहाँ पे लास्ट पे जो है चांसेस रिट्रैक्शन है। रिट्रैक्शन का मतलब होता है यानी कि उलट पलट। तो यहाँ पे वो माफी मांग लेता है, चांसर अपील करता है। पहले इंग्लिश में पढ़ लेते हैं। चांसर अपील्स टू द रीडर्स टू credit the Jesus Christ as the inspiration for everything in his book that they lack, and to attribute what they don't like to his own ignorance and lack of ability. He retracts and prays forgiveness for all of his works dealing with the seculars and pagan subject, asking only to remember for what he has written, for the saints lives in uh, uh, homilies. यहाँ पे चांसर का जो उलट पलट है, चांसर यहाँ पे अपील करता है अपने रीडर्स के, अगर आपको कोई चीज बुरी लगी हुई होगी तो फादर क्राइस्ट, फादर जीसस क्राइस्ट आई एम सेइंग, सॉरी, बुक में ऐसे कुछ एट्रीब्यूट्स हैं, कुछ ऐसे हवाले हैं हैं या कुछ ऐसे गिन्स हैं, खासियतें हैं, गिन्स हैं जो आप पसंद नहीं करोगे। तो क्या आप जो है मतलब उनको पढ़ना पसंद नहीं करोगे। तो वो ये रिट्रैक्ट करता है और यानी कि कहता है कि मुझे माफ कीजिएगा जो भी डील यहाँ पे किया हुआ था। एंड एट द लास्ट ही गोना से ही गोना पार्डन ऑल द रीडर्स कि यहाँ पे बहुत सारा जो मतलब उसने शौकियाना तरीके की स्टोरी भी बयान की होती है, उस पर भी वो काफी ज्यादा जो है वो अपने रीडर्स से माफी मांगना चाहता है। सो यहाँ से टेल्स जो है खत्म हो जाती है, क्योंकि सारी टेल्स नहीं है, क्योंकि 29 लोग थे तो 29 को 2 से ज़रब देंगे तो वो 58 स्टोरीज बनती है। तो ये अनफिनिश्ड है, क्योंकि इसमें 23 जो है मतलब 22 स्टोरीज का ही हमें मिलता है, जिसमें 2 स्टोरीज चासर के हैं। तो इस तरह से हमें ये अनफिनिश्ड जो है वो फॉर्म मिलती है, फिनिश्ड फॉर्म नहीं। आई एम सेइंग गुड बाय, क्योंकि वीडियो लंबी हो गई है तो आप इसको देखिएगा, क्योंकि सारा मटेरियल एक साथ में मैंने बयान किया है। शायद किसी ने ऐसा ना किया हो, एक एक स्टोरी, दो दो स्टोरी बयान की हुई हो। तो मैंने यहाँ पे एक क्रक्स देने की कोशिश की है, एक आइडिया देने की कोशिश की है। तो आप इसको वास्ट करके गूगल भी कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पे आपको एक आइडिया तो मिल जाता है। थैंक यू वेरी मच। I gonna end the show. So here, thank you very much.